हेलो एवरीवन। नमस्कार। तो पार्ट वन में हम लोगों ने चाइना की ब्रीफ हिस्ट्री को देखा था, प्लस हम लोगों ने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को डिटेल में कवर किया था, एलएसी एलओसी सब समझा था। इस सेशन में हम लोग डिफरेंट डायमेंशन पे फोकस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो डॉक्ट्राइन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया को घेरने का इंडियन ओशन में। चाइना के वैसे भी जो फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडियन ओशन में, और जो भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नेशंस हैं उस पर वो अपना इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बनाता रहता है। दूसरा इंडिया की काउंटर अटैक स्ट्रेटजी है नेकलेस ऑफ डायमंड, इसको हम लोग देखेंगे, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बात समझाती हैं कि हाँ हमारी भी कोई स्ट्रेटजी है। ठीक है। तीसरा हम लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को समझेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट चाइना का जिससे वो जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को जो है डेट ट्रैप में फंसा करके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेंस को जो है हासिल करती है। और चौथे पॉइंट में हम लोग साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है उसको समझेंगे, और पांचवा जो पॉइंट है उसमें हम यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है अनक्लॉस, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो चाइना की इंडियन ओशन में डोमिनेशन की एक स्ट्रेटजी है। इंडियन ओशन रीजन में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने और अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने की एक स्ट्रेटजी है। अगर आप देखें मोतियों की माला जैसे कि इसका नाम है, तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, उसके बाद में हम्बन टोटा श्रीलंका में, और सितवे म्यांमार में, तो पूरी इंडिया को घेरने की एक स्ट्रेटजी है। कहने को तो ये कॉमर्शियल फैसिलिटीज़ हैं, पर कन्फ्लिक्ट के केस में ये नेवल फैसिलिटीज़ में भी कन्वर्ट की जा सकती हैं। इसीलिए इंडिया के लिए जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक जियोपॉलिटिकल हाइपोथेसिस है, जिसका मतलब यही है कि चाइना की मिलिट्री और कॉमर्शियल फैसिलिटीज़ को जो है चाइना के मेन लैंड से लेकर के पोर्ट सूडान अफ्रीका तक जो है फैला होना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? अफ्रीका का मैप अगर आप देखेंगे, जो इस तरीके का हॉर्न निकला हुआ है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, उनको याद करने का तरीका सीड है, आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से। तो एस से सोमालिया, फिर ई से इथोपिया, फिर इरिट्रिया, और फिर डी से जिबूती। तो इसको मतलब डिजिबूती होता है वैसे लिखा हुआ, लेकिन जिबूती इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सीड हो गया ये। उसके बाद इस स्ट्रेटजी में चाइना ऑफिशियली यही बात कहता है कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमारी, हम बेसिकली अपने ट्रेड इंटरेस्ट को जो है सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन में ये जो चोक पॉइंट्स हैं कुछ, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ मलक्का और लॉम्बॉक स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, तो ये पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कनेक्ट करती है। अच्छा, पहले सबसे पहली बात, ये स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट बेसिकली दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए नैरो पैसेज होता है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, यानी इधर आपका जैसे मान लीजिए पर्शियन गल्फ हो गया, इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, तो दो बड़ी वाटर बॉडीज हो गई, और पतला सा रास्ता जो है इसमें पानी का गया हुआ है, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। अब ये स्टेट ऑफ हर्मुज जो है, ये मैंने आपको बताया पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। 21 मिलियन बैरल का ऑयल जो है पर डे इसमें से जो है स्टेट ऑफ हर्मुज में से जो है ट्रैवल करता है डेली। ठीक है, और इसकी चौड़ाई मात्र 21 माइल की है, इसकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। ठीक है, तो मतलब ईरान ने एक बार क्या किया था, ब्रिटिश जो ऑयल टैंकर था उसको सीज कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट मानते हैं इसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज है। और ईरान हालांकि वैसे तो ये जो स्टेट है ये भी अनक्लॉस के हिसाब से ही चलती है, पर ईरान ने उसको साइन किया है, रेटिफाई अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही स्टेट ऑफ मलक्का है, ये इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी के बीच में एक बहुत ही एकमात्र इकलौता लिंक है, तो इसलिए इसको भी चोक पॉइंट कहते हैं। अगर इंडिया इसको चोक कर दे तो चाइना के लिए जो है ऑयल की सप्लाई वो सब जो है एकदम चोक हो सकती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट है ये, हैवीली ट्रैवल्ड शिपिंग चैनल है ये भी, इस स्टेट ऑफ मलक्का भी। इसके बाद आपका आता है लोम्बोग स्टेट, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है, बाली और लोम्बोग के बीच में है ये। ठीक है, इम्पैक्ट अभी हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट इसका क्या है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो इंडियन ओशन की बात हो गई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात हो गई, मेजर मेजर स्टेट्स की बात हो गई। ठीक है, देखिए इंडिया पर इम्पैक्ट क्या होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। इंडिया की मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा है ये, क्योंकि सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर वेसल और वॉरशिप्स वगैरह इंडियन ओशन से ट्रैवल करेंगे। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिमिटेड रिसोर्सेज जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ जो है डाइवर्ट हो जाएंगे, जिससे कि इंडिया की जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है वो इम्पैक्ट होगी। ठीक है, तीसरा, इंडिया का जो एक अपना एक ओहदा है स्ट्रैटेजिक, जो मतलब छोटे छोटे नेशंस इंडिया की बात मानते हैं, इंडिया के हिसाब से कई बार चलते हैं, तो चाइना की प्रेजेंस होने के कारण जो है वो ओहदा इंडिया का ख़त्म हो जाएगा, और वो सारी कंट्रियां जाकर के चाइना की गोद में बैठ जाएंगी, और फिर हमारे लिए सिक्योरिटी का भी खतरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया के लिए मेजर कंसर्न्स हैं।
देखिए, ये सारा का सारा इंडिया चाइना के बीच में जो जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, ये किस चीज़ के लिए है? ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए है। और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस किस रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी जो है वो कही जाती है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के काउंटर में। हालांकि उतनी सफल नहीं कही जाती है जितनी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो स्ट्रेटजी है वो सफल मानी जाती है। कारण उसके पीछे फंड भी है, चाइना के पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इंडिया का उसी में से एक जो डायमेंशन है वो है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की इकोनॉमी के साथ में इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का एक प्रयास है। कौन से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस? वियतनाम, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। फिर हम पोर्ट्स बना रहे हैं, जैसे हमने डीप सी पोर्ट बनाया है इंडोनेशिया में, सबांग करके नाम है उसका, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्टेस्ट रूट है और हैविली ट्रैवल्ड शिपिंग चैनल है ये। और इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी के बीच में जो है ये लिंक है। फिर म्यांमार में हम सितवे 2016 में बनाया था। बांग्लादेश में जो है उनका जो पोर्ट है मोंगला, उसको हम मॉडर्नाइज करने में मदद कर रहे हैं। चित्तगोंग पोर्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट है। ओमान में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें स्ट्रेटजिकली लोकेटेड उनका जो पोर्ट है, नेवल फैसिलिटीज़ जो हैं ओमान की, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट पैसेज है। ठीक है, और ईरान इस पे बिल्कुल अपना कंट्रोल इसलिए बनाए हुए क्योंकि अनक्लॉज को ईरान ने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, 30% ऑयल जो है पास करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये हम लोग बात कर चुके हैं। सिंगापुर में इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट जिसमें चांगी नेवल बेस है सिंगापुर, उसको इंडिया एक्सेस कर सकता है, जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये सारे चोक पॉइंट्स पे हम लोग बात कर ही चुके हैं। ठीक है, देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिलिट्री और नेवल रिलेशनशिप्स की बात है। यानी इंडिया स्ट्रेटेजिक नेवल रिलेशनशिप इंडिया ने डेवलप की है म्यांमार के साथ में। और जैसे आपको पता ही है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस मिलकर के क्वाड ग्रुपिंग बनाते हैं और रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट था जिसमें हम लोगों ने 8 CSR कोस्टल सर्वेलांस रडार्स जो हैं वो इंस्टॉल किए थे, जिससे कि जो है चाइना की सबमरीन्स और वॉरशिप्स वगैरह इनको डिटेक्ट ईजिली किया जा सके। डिफेंस टाइज को और गहरा करने की बात है और उसी में प्रयास भी है। ये नेकलेस ऑफ डायमंड्स की भी स्ट्रेटजी है। यूएस की नेवीज, जापान की नेवीज, ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के साथ में जो है स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। बाकी आप बताइएगा मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है और कहाँ होती है, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ में जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनके भी नाम और लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, पीसीएस वगैरह में वन लाइनर्स में पूछ लेते हैं, यूपीएससी में भी मैचिंग वगैरह में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कि कर्ज में इतना उधार दे दिया कि अपने मन का काम करा लिया, बाद में जब वो उधार वापस नहीं कर पाया, तो इसको लेमन लैंग्वेज में इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में क्या होता है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशनशिप है ये, जिसमें एक पावरफुल लैंडिंग कंट्री होती है जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री को, या जो ऐसी कंट्री जो रीपे नहीं कर पा रही है, उसको लोन देती है और बाद में उसको इतना डेट में ले आती है कि अपने मन का काम करा लेती है। मान लो कोई स्मॉल आइलैंड नेशन है छोटा सा, वो अपने पोर्ट को नहीं यूज़ करने दे रहा है मिलिटरीली। ठीक है, लेकिन फिर आपने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें उधार देता हूँ, तुम्हारे पोर्ट को मॉडर्नाइज करूंगा, तुम इस तरीके से रिटर्न करते रहना। फिर रिटर्न करने में फेल होंगे तो फिर भैया उसका जो है 99 साल के लिए जो है हम तुम्हारे पोर्ट का जो है एक्सेस अपने पास ले लेते हैं। अब हम उसमें चाहे तो सबमरीन्स उसके पास लेकर के आए, चाहे हम अपने वॉरशिप्स लेके आए, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके का होता है डेट ट्रैप। ये टर्म सबसे पहले क्वाइन किया था ब्रह्मचलानी ने। ठीक है, इंडियन एकेडमिशियन है ये, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का टर्म इन्होंने ही दिया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए तो चाइना गिव्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेशनल लोन्स टू द डेवलपिंग एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ये इन्हीं को टारगेट करता है एकदम। ठीक है, as they are unable to keep up with the repayments, the Beijing get a chance to demand concessions in exchange for debt relief, political and economic concessions. ठीक है, इसको इस तरह से भी आप देख लीजिए। अब आप ये देखिए इनका कितने जेनरस लोन्स हैं इनके। 5.85 इंटरेस्ट रेट 2000 में था, उसके बाद 2019 में 4.35। ठीक है, और ये अब देखने में तो आपको एक 100 बेसिस पॉइंट का ही अंतर लग रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जब लाखों करोड़ों की बात आती है तो एक एक परसेंट का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दे बेसिकली ल्योर, देखो ल्योर लिखा हुआ है यहाँ पे, ल्योर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इनटू डेट ट्रैप। चाइना ऑफर्स लोन्स एट इंटरेस्ट रेट दैट आर यूजुअली बिलो मार्केट रेट्स। ठीक है, तो मतलब बड़ा ही अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन बाद में जो है अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेशंस अपना ले लेते हैं।
ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में चाइना हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल क्रेडिटर विद लोन्स टू लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ट्रिपलिंग इन दिस पीरियड टू $170 बिलियन। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं $170 बिलियन का तो लोन दे दिया है इसने। ठीक है, तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है चाइना की। तो इसको आप इस तरह से मतलब कभी भी जो है लिख सकते हैं, जब जैसे श्रीलंका की बात आए या फिर जो है म्यांमार की बात आए, बांग्लादेश की बात आए, तो चाइना का इस तरीके के प्रयास। आगे हम लोग केन्या वाला के एग्जाम्पल भी दिखाते हैं आपको। देखिए, ये केन्यन गवर्नमेंट और चाइना के बीच में जो लोन एग्रीमेंट था उसकी कॉपी पब्लिक हो गई थी। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना है। ठीक है, ये देखिए गेम में प्लेयर है, ये पार्टी है। गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ केन्या रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल ट्रेजरी ऑफ केन्या, और लोन दिया है किसने? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने। ठीक है, किस लिए लोन दिया है? ये आपका केन्या मोम्बासा नैरोबी स्टैंडर्ड गेज रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रेडेटरी नेचर ऑफ चाइनीज लैंडिंग है डेवलपिंग कंट्रीज में। ये देखिए कैसे पता लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था, बाइंडिंग था ये, कि जो भी आर्बिट्रेशन होगा वो चाइना में ही होगा डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। ठीक है, और जो भी रिस्क है वो सारी की सारी किस पे थी? जो लोन ले रहा है उसके ऊपर। तो ये इस तरीके की फ्रॉड एग्रीमेंट्स होते हैं इनके। और मतलब जो है बस लोग क्यों चले जाते हैं भाई कि भाई बाहर मिल रहा है 5.85 पे के कहीं और कंट्रीज से, आईएमएफ वगैरह से, तो हम ये दे रहा है 4.3 पे, तो भाई इसी से ले लेते हैं। तो लाखों करोड़ों का मामला होता है ना। देखिए, साउथ चाइना सी का क्या डिस्प्यूट है ये समझते हैं ब्रीफ में, और 9 डैश लाइन क्या है ये समझते हैं। तो जैसे इसका नाम है साउथ चाइना सी, तो चाइना को लगता है कि हमारा ही पूरा कब्जा है इस पे। ठीक है, और इनके बाप दादाओं ने कुछ जो है इस पे ऐसे करके डैश बना दिए थे मैप पे। तो ये पूरा जो है तब से उस डैश के अंदर का सारा एरिया जो है उसको अपना टेरिटोरियल वाटर मानते हैं। तो अनक्लॉज वगैरह को तो वैसे भी ये नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इनकी दिक्कत ये, इंडिया तो हालांकि डायरेक्टली इसमें पार्टी नहीं है, पर वियतनाम ने एक बार ओएनजीसी को ऑयल एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो चाइना को बड़ी इससे दिक्कत हुई थी कि भाई इंडिया की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो है हमारे टेरिटोरियल वाटर में एक्सप्लोरेशन करने आ रहा है, हमारे जो जिससे फ्रेंडली नहीं है उस नेशन के बिहाफ पे इंडिया की ये चाल है। तो इस तरीके की फालतू बातें प्रोपोगंडा वाली करता रहता है। 1946 में 11 डैश लाइन थी ये। बाद में प्रीमियर झाओन लाइन ने जो वियतनाम के साथ में समझौता साइन हुआ, जिसमें जो है फिर इसको 11 से घटा करके 9 डैश लाइन कर दिया गया। तब से अभी तक 9 डैश लाइन है। और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उसमें एक आपका पार्सल आइलैंड है, और आपका स्पार्टले आइलैंड है, और टैपिंग आइलैंड है। ठीक है, ये आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये डिस्प्यूट है, तो ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है। आगे देखिए क्या है इसमें। देखिए, साउथ चाइना सी पे ताइवान और चाइना दोनों क्लेम करते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि चाइना में सिविल वॉर चला था। किसके किसके बीच में? नेशनलिस्ट कुओमिंतांग वर्सेस कम्युनिस्ट। ठीक है, तो नेशनलिस्ट कुओमिंतांग को हेड कौन कर रहा था? चांग काई शेक। और कम्युनिस्ट को कौन हेड कर रहे थे? माओ जेडोंग। ठीक है, तो माओ जेडोंग जीत गए थे, तो ये मेनलैंड चाइना में आ गए थे। और ये जो चांग काई शेक थे, नेशनलिस्ट कुओमिंतांग वाले, ये भाग गए थे कहाँ? ताइवान में। ठीक है, तब से अभी तक जो है फिर दोनों क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी पे अपना अपना अधिकार। ठीक है, और ये आपका रहा यहाँ पर स्पार्टले आइलैंड, और ये आपका पार्सल आइलैंड। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरियाज हो गए। ठीक है, अब देखिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन देख लेते हैं जो लॉ ऑफ सीज पे है, जिसको अनक्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब ये अनक्लॉज है क्या? ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क सारी मरीन एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, क्या? अनक्लॉज। अनक्लॉज के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? 10 दिसंबर 1982 को जो है ये मॉन्टेगो बे जमैका में साइन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं। मॉन्टेगो बे जमैका में साइन हुआ था। इफेक्ट में कब आया था? 16 नवंबर 1994 को। 157 कंट्रीज ने इसको अभी तक साइन किया है। और इसका आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है टेरिटोरियल वाटर है। यानी कि बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? टेरिटोरियल वाटर है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 7 जो है वो कुछ नहीं, स्टेट बेस लाइन की बात करता है। आर्टिकल 5 आपका जो है नॉर्मल बेस लाइन की बात करता है। अच्छा, ये 12 नॉटिकल माइल्स के बाद फिर 12 नॉटिकल माइल यानी कि 24 तक जो है आपका ये कंटिगुअस जोन होता है। और टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? पूरे एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के, चाहे वो मिनरल्स हो, मरीन लाइफ हो, हाइड्रोकार्बन्स हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पूरा एक्सप्लॉयटेशन जो है उस कंट्री के अधिकार में होता है।
फिशरमैन हमारे फिशिंग करने तो जाते थे यहाँ तक कंटिगुअस जोन तक, पर इनको अब और आगे भेजने की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग हो चुकी है। तो इसीलिए अब हमारे फिशरमैन जो हैं आगे जाने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में उनको भेजने की बात कर रही है। हालांकि डीप सी फिशिंग के लिए फिर उस तरीके के फ्रीज़र और प्रोसेसर और वेसल चाहिए होते हैं कैच करने के लिए। 1-1 करोड़ का फिर एक जहाज आता है, छोटा सा ही सही, मछली पकड़ने के लिए। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट सब्सिडी की भी बात कर रही है। ठीक है, इसके आगे फिर ये हाई सीज होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। आज का सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।